नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कंपटीशन की तैयारी में सेट प्रैक्टिस करना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें आपके सिलेबस के सभी चैप्टर का संपूर्ण रिवीजन हो जाता है और प्रैक्टिस भी हो जाता है, नई चीज़ भी सीखते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इससे आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्चिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, जो मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से जो ढकने की प्रक्रिया है वो मल्चिंग कहलाती है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी है। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो भी है जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया था? इसका करेक्ट आंसर है जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिवीजन करेंगे। दोस्तों तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। तो यहाँ आया है जैसे औरंगजेब किस वंश का शासक था? तो औरंगजेब मुगल वंश का शासक है। ठीक है, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो बाबर है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? वो बहादुर शाह द्वितीय था, या तो बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अब औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो औरंगजेब का मकबरा है खुलदाबाद में। खुलदाबाद जो कि औरंगाबाद जिला में है, महाराष्ट्र में। तो खुलदाबाद कहाँ है? ये है दौलताबाद के पास है। ठीक है, एक बड़ी शहर है दौलताबाद के पास है, ये खुलदाबाद है। तो इसे याद कैसे रखना है कि औरंगजेब के जेब में दौलत है, यानी कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद के पास है। ठीक है, ये इसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जो कि सिख गुरु 9वें गुरु थे, उसकी हत्या किस मुगल शासक ने करवाया? तो ये औरंगजेब ने ही हत्या करवाया था। ठीक है, और एक गुरु अर्जुन देव के बारे में पूछा जाता है, उसकी हत्या किस मुगल शासक ने करवाया? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाया था। ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है मुगल काल की भाषा क्या है? तो मुगल काल की आधिकारिक भाषा है फारसी। इसे याद कैसे रखना है? मजाक मजाक में दोस्तों से बोलते हैं ना कि मुँह फाड़ देंगे, यानी मुगल काल की फारसी, मुँह फाड़ देंगे यानी मुगल काल की भाषा है फारसी। और गुप्त काल की भी भाषा पूछा जाता है, तो गुप्त काल की भाषा है संस्कृत। इसे याद कैसे रखना है? गुप्त संस्कृत, गुप्त संस्कृत यानी गुप्तों की आधिकारिक भाषा है संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। लोकसभा का गठन कब हुआ? 1952 में ही हुआ। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होता है? तो 250 होता है। और लोकसभा में अधिकतम कितना सदस्य होता है? 550 होता है। ठीक है, अब है कि संसद किस अनुच्छेद में है? संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में है? ये तीनों को याद करना है। कैसे? आसानी से देखिए, संसद जो है ये है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का गठन है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का गठन है अनुच्छेद 81 में। ये तीनों लगातार है 79, 80, 81। और इसको क्या याद करना है? सरल। ठीक है, सरल एक शब्द याद रखना है। तीनों अनुच्छेद आपको 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अच्छा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति, है ना। तो अभी राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़, यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं अभी जगदीप धनखड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पहले तो यह है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन
ऐबक ने किया था। या तो अगर पूछे आपसे गुलाम वंश की संस्थापक कौन है तो वो भी है कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो वो है इल्तुतमिश, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कभी ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया, तो 5 राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वो कौन कौन सा है, इसका क्रम भी पूछा जाता है, तो क्रम से आपको याद रखना है। देखिए पहला है गुलाम वंश, देखिए पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है लिखिए गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है लोदी वंश। इसे याद कैसे रखना है, इसको सिंपल याद रखना है एक लाइन में, गुलाब खिले तो सांस लो, ठीक है, एक लाइन में ये पांचवा याद हो गया, वो सीरियल से, गुलाब खिले तो सांस लो, यानी गुलाब यानी गु से हो गया गुलाम वंश, गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले यानी खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी सैयद वंश, लोदी वंश। अब इस सब का संस्थापक भी पूछा जाता है, तो जैसे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, और सैयद वंश का खिजर खां, और लोदी वंश का संस्थापक कौन है, बकलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक देश का आधिकारिक इतिहास है, तो इसका करेक्ट आंसर है शाहजहां है, ठीक है। बादशाहनामा जो है वो किसकी कृति है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति है। ये किसका संरक्षक था, मतलब कि किसका इतिहास इसमें दिया हुआ है, शाहजहां के, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा इसी तरह एक नाम है मालूम, जैसे ये अब्दुल हमीद लाहौरी है, इसी तरह एक नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, मालूम है कौन है वो, ताजमहल के वास्तुकार कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ताजमहल को किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया। कब शुरू हुआ था, 1632 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। अब यहाँ से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, अल्बुकर्क, ठीक है। 1662 ईस्वी में पुर्तगालियों ने, एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, जो पूछा गया था कि 1662 में पुर्तगालियों ने किस शहर को अंग्रेज को दहेज में दे दिया था, तो वो मुंबई को दिया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, वास्को डिगामा था। कब आया था, 1498 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा ही नहीं खोज किया था, ठीक है। अच्छा वास्को डिगामा जब आया था वो पहले कहाँ आया था, केरल के कालीकट में आया था, ठीक है। तो केरल के कालीकट में इसका स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने किया था, ये ध्यान रखना है। वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने किया था। तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, तो इसका करेक्ट आंसर है भित्ति प्रकार की चित्रकारी मौजूद है, ठीक है। अच्छा अजंता की गुफा कहाँ है, किस राज्य में, तो आपको याद रखना है। देखिए अजंता की गुफा प्रसिद्ध जो है 3 हुआ है, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, ये तीनों महाराष्ट्र में, ये याद रखना है, ठीक है। अजंता की गुफा में बने चित्र किस धर्म से संबंधित है, तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी, तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, उसमें इनको लाठी लगने से इन बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर रहता है साइमन कमीशन, ठीक है। अब यहाँ साइमन कमीशन की बात आया है और लाला लाजपत राय के, तो ये दोनों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखेंगे, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया था। लाला लाजपत राय लाहौर में इसका साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और विरोध के दौरान जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से इसको लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे, और 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और लाला लाजपत राय से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाला लाजपत राय। इसे याद कैसे रखना है, देखिए अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ठीक है। कैसे याद रखना है, देखिए अनहैप्पी इंडिया मतलब क्या हुआ कि लाला लाजपत राय को ये लाठी खाने से चोट हो गई, लाठी की चोट से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो लाठी की चोट से इनकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ था, अनहैप्पी इंडिया हो गया था, यानी कि हैप्पी नहीं बल्कि अनहैप्पी हो गया था,
पूरा भारत दुखी हो गया था, दुखी भारत हो गया था। तो दुखी भारत के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, यानी कि ब्रिटिश का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अब महत्वपूर्ण ये है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और किसके बीच हुआ था? ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था 1757 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ याद रखना है, ये जो अलेक्जेंडर है ना, ये अलेक्जेंडर कौन है मालूम? ये भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन था मालूम? ये अलेक्जेंडर कनिंघम ही है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है। ठीक है, इसे याद ही रखना हमेशा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय। यहाँ चेतन भगत से क्वेश्चन ये आता है कि हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है। ठीक है, और एक पुस्तक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला है, मालूम किसको? किरण देसाई को। वो पुस्तक का नाम क्या है? कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ये उपन्यास का लेखक है किरण देसाई, ये ध्यान रखना है। और सलमान रुश्दी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, मिडनाइट चिल्ड्रेन उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रेन कि कौन है? सलमान रुश्दी। इसे याद ऐसे रखना है कि मिडनाइट यानी कि मध्यरात्रि को, चिल्ड्रेन मिडनाइट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या वो रूस गया, यानी कि सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो 1892 बने थे। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश सांसद बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। और भारत का वयोवृद्ध या तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये लगाया था? 20 रुपये प्रति व्यक्ति उस समय लगाया था, प्रति व्यक्ति आय, ये अनुमान लगाए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, मालूम क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी है। अच्छा, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो 3 बार बने थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष देश में भारत रत्न प्रदान किया गया था? मतलब किस वर्ष इनको भारत रत्न मिला था? तो ये मिले थे 1990 में। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था 1990 में और मरणोपरांत मिला था इनको। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति कौन है? वो है लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब भीमराव अंबेडकर से और कौन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ? तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये भीमराव अंबेडकर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक देश द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, काफ़ी बार कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक है, अब स्वामी दयानंद सरस्वती से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी ध्यान रखना है। कौन सा है? देखिए, पहला है कि पहले ये ध्यान रखना है दयानंद सरस्वती का जन्म है ना 1824 ईस्वी में गुजरात के मोराबी में हुआ था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है, और आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। इसी प्रकार एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है प्रकृति की ओर लौटो, जैसे एक वेदों की ओर लौटो तो दयानंद सरस्वती, प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दिया था रूसो, है ना, रूसो जो है वो दिए थे प्रकृति की ओर लौटो। और एक नारा है भारत भारतीयों के लिए, ये नारा किसका है? तो ये भी है दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए नारा है दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में वाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में है क्योंकि सिक्किम का ही खिलाड़ी है वाईचुंग भूटिया भी। ठीक है,
ये ध्यान रखना है। वाइचिंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। सिक्किम से एक क्वेश्चन है ना, बार बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, मालूम क्या? सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा कब मिला? एकदम मतलब बोल बोल के पूछा जाता है, ठीक है। 1975, कुछ पूछे न पूछे ये पूछा जाता है, ठीक है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजीरा बंदरगाह गुजरात में है। इसे याद कैसे रखना है? देखिए, हजीरा, जीरा यहाँ है ना, जीरा जरा यहाँ है ना, देखिए जरा जीरा, तो ऐसे रिलेट कर लेना है। गुजरात में है हजीरा बंदरगाह, हजीरा जरात में है, यानी गुजरात में है, ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब कौन सा बंदरगाह कहाँ है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हजीरा हो गया गुजरात में। ये पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। इसे याद कैसे रखना है? ये पारादीप को ना दीप से रिलेट करिए। जो दीपक है ना जलाते हैं, तो वो क्या होता है? दीपक जब भी देखते हैं जलाते होंगे तो वो क्या उड़ता है ना, ऐसे ऐसे हिलता, मतलब उड़ता है, ठीक है। उड़ता यानी कि पारादीप है ना, उसका जो लो होता है वो उड़ते रहता है, यानी उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। और ये हल्दिया बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है, तो वही संबंध ब्रिक का किससे है? तो हृदय यानी कि कार्डियोलॉजी यानी हृदय संबंधी जो अध्ययन होता है, हृदय और हृदय का रोग का संबंधी का जो अध्ययन वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। वही ब्रिक क्या होता है? किडनी। किडनी को हिंदी में ब्रिक कहा जाता है और गुर्दा भी कहा जाता है। तो किडनी का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, नेफ्रोलॉजी। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये याद रखना है कि किडनी यानी कि गुर्दा यानी ब्रिक, तीनों एक ही नाम है, कि कार्यात्मक इकाई क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेफ्रॉन है, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 41 में दोस्तों मैथ और रीजनिंग का क्या है कि अलग से वीडियो अपलोड होगा, इसलिए आप भी इसमें पूरा जीके और साइंस का जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 150 तक जितने भी जीके और साइंस का क्वेश्चन आएगा सारे को डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ आता है क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि P प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है P ही होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोधकता है ना, चालक तार की लंबाई एवं क्षेत्रफल से स्वतंत्र रहता है, यानी कि इसका लंबाई और क्षेत्रफल से कोई इसका मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि 4 भागों में इसको काट दिया तो उसका प्रतिरोधकता उतना ही रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ये बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? तो स्प्रिंग होगा ये संकुचित हो जाती है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्यक्रम में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो इसमें कौन सा सही है कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, तभी क्या है, निकट बिंदु दूर होने के कारण ही है वो दूर की चीज़ों को अच्छे से पढ़ जा रहा है, ठीक ना। श्याम पट पर लिखा पढ़ ले रहा है, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में लिखा अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखिए दूरदृष्टि दोष में या तो हाइपरमेट्रोपिया जो कहते हैं, नेत्र का दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर से आगे चला जाता है, ठीक है। इसके कारण व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए उसे 25 सेंटीमीटर में दूर में रखना पड़ेगा, तो वो आसानी से पढ़ देगा, ठीक है। ये हो गया, समझ गए। और यहाँ अब 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे याद रखना है, कभी कन्फ्यूजन ना हो तो इसको इस तरह से याद रखना है। कैसे? देखिए दूरदृष्टि है और एक है निकट दृष्टि, दोनों में कौन कौन सा लेंस, कभी कन्फ्यूजन ना हो, एक्सचेंज ना हो, इसलिए याद रखना है। देखिए दूरदृष्टि को उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और निकट दृष्टि देश में अवतल लेंस का। इसे याद कैसे रखना है, देखिए दूर में 2 लीटर है
2 लीटर है तो 2 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 3 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें निकट में 3 लीटर है, 3 लीटर वाले को ठीक करने के लिए 4 लीटर वाला लेंस चढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक क्वेश्चन यहाँ ये याद रखना है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछा जाता है डायरेक्ट, है ना। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो वो पानी से रिलेटेड है, ठीक है। वो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये द्रव से रिलेटेड हमेशा जो आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा वो पानी से रिलेटेड होगा। जैसे जहाज़ों और पनडुब्बियों के डिजाइनिंग जो किया जाता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर किया जाता है। हाइड्रोमीटर भी और लेक्टोमीटर ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तैरने का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? कि केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, या केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, या द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच होता है, या केवल 2 आवेशित पिंडों के बीच होता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा शुद्ध कौन सा है? सबसे सटीक करेक्ट है द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये समझना, ठीक। अब यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल का अधिकतम मान कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है, ठीक है, याद रखना। जैसे कि ध्रुवों पर होता है, जैसे ये पृथ्वी का हो गया, ठीक है, मानचित्र। तो सबसे अधिकतम दूरी जो है, मतलब कि अधिकतम जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ध्रुवों पर होता है यहाँ पे, ठीक है। और सबसे न्यूनतम जो होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है यहाँ पे, ठीक है, भूमध्य रेखा पर। ऐसा क्यों होता है कि ये दूरी है ना, ये दूरी जो है ना, ये दूरी जो है ये कम है इसके अपेक्षा। ये भूमध्य रेखा की ये जो दूरी है ये ज़्यादा होता है, ठीक है। ये होता है जैसे कि भूमध्य रेखा का ये पश्चिम से पूरब की दूरी हो गया 12,756 किलोमीटर होता है, और ये जो उत्तर से दक्षिण होता है ये 12,714 किलोमीटर होता है। तो ये त्रिज्या कम हो जाता है। तो होता क्या है, देखिए, पृथ्वी के केंद्र से जितना दूरी ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है, ठीक है। जितना अधिक दूरी जाएंगे तो कम होगा। तो ये कम दूरी है यहाँ, तो इसका बल गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। ये ज़्यादा दूर चले गए, ठीक है ना, ये दूरी ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूर चले गए केंद्र से, तो यहाँ क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूनतम होता है। तो ऐसे याद रखना है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है। न्यूनतम कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आँखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, ठीक है। दूर जैसे हुआ तो उसको रिलेट करना, हाइपर है ना, दूर, हाइपरमेट्रोपिया, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। अब आपको याद करवाए थे निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या है? निकट यानी 3 लीटर है तो 4 लीटर वाला अवतल लेंस को चढ़ाएंगे, और दूर दृष्टि को यानी 2 लीटर है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है, क्यों? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। तो लाल रंग का है ना, तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो प्रकीर्णन कम होता है इसलिए वो मतलब कि बिखरता नहीं है, तो वो लाल वाला आपके पास पहुंच जाता है लाल रंग, बाकी जो है उधर प्रकीर्णित हो जाता है यानी बिखराव हो जाता है। तो लाल हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। और किस रंग का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है? तो बैगनी रंग का। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश का रंग जो है या तो समुद्र का रंग जो है नीला दिखाई देता है, किसके कारण? तो वो प्रकीर्णन के कारण नहीं दिखाई देता है। और तारों का टिमटिमाना ये किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो अपवर्तन का उदाहरण
कौन कौन सा है, देखिए इंद्रधनुष का निर्माण में भी अपवर्तन का यूज होता है। तारों का टिमटिमाना, ये आपको याद रखना है, इसे अप डाउन टिमटिमाना यानी अप डाउन अपवर्तन के कारण होता है। मानव आंख द्वारा छवि की निर्माण, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन सूर्य जो अस्त होता है, वो सूर्य का लाल जो दिखाई देता है, वो क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो गया डी, ये अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति और माध्यम का घनत्व पी के मध्य यह रिश्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये भी स्क्वायर यानी ध्वनि के गति का जो स्क्वायर समानुपाती होता है 1/p, है ना, जो घनत्व होता है 1/p हो गया है ना, भी स्क्वायर समानुपाती 1/p। तो ऐसे याद रखना है। अब यहाँ ध्वनि से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको याद रखना है, ठीक है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है, और बदलता क्या क्या है, चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ध्वनि का गति जो है सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में होता है, ये ध्यान रखना है। सबसे कम होता है गैस में। और ध्वनि मापने की इकाई कौन सा है, वो डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होता है। इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ने के बाद जो परमाणु संख्या है वही तत्व होगा। 2, 8, 10, 10, 13, 23 और 1, 24। 24 परमाणु संख्या किसका है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। 24 परमाणु संख्या किसका है, क्रोमियम का है, यानी कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ठीक है। ऐसे याद रखना है आपको, है ना। 1 से 30 तक यानी कि 30 तक जो तत्व है सबका परमाणु संख्या आपको याद कर लेना है, आपको कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। और यहाँ तांबा है, तांबा का जो परमाणु संख्या कितना है, 29 है। सिल्वर का 47 है। और पैलेडियम का परमाणु संख्या कितना है, 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरीय कृषि का एक रूप है, यानी कि स्थानांतरीय कृषि को और किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पूर्वी भाग में इसे झूम की खेती कहा जाता है ना, झूम की खेती या तो झूमिंग। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, ठीक है। झारखंड में इसे क्या कहा जाता है, झूम की खेती को झारखंड में इसे कुरुबा कहा जाता है ना, कुरुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूपगढ़ की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो धूपगढ़ क्या है मालूम, सतपुड़ा टाइगर मतलब सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वत है, तो वो है सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, नर्मदा और ताप्ती के बीच है सतपुड़ा पर्वत, इसे याद रखना है नास्ता, ठीक है। नास्ता यानी नर्मदा सतपुड़ा बीच में है, फिर ताप्ती नदी यानी नर्मदा और ताप्ती के बीच है सतपुड़ा पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है। यही वो ककोलत है ना, चलें बिहार नवादा घूमे वो ककोलत के झरना, यही है, ठीक है। तो ककोलत झरना कहाँ है, नवादा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मारे गए गुलफाम, ठीक है। फणीश्वर नाथ की एक और रचना है जिससे क्वेश्चन आता है, तो वो क्या है कि मैला आंचल के लेखक भी हैं फणीश्वर नाथ, और एक है कितने चौराहे के लेखक है फणीश्वर नाथ, ठीक है। और मारे गए गुलफाम के फणीश्वर नाथ रेणु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है। तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क ये कहाँ स्थापित हुआ, तो ये हुआ था कहाँ, मुजफ्फरपुर में। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। अभी बिहार एसएससी सीजीएल में मुजफ्फरपुर से क्वेश्चन आया था कि बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो मुजफ्फरपुर जिले में होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। तो बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। ये अनुग्रह नारायण सिंह कौन थे, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। देखिए यहाँ क्या है, बिहार विभूति और एक है बिहार केसरी, ठीक है। तो बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अब श्री कृष्ण सिंह कौन थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है। देखिए बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं श्री कृष्ण सिंह और पहले उप मुख्यमंत्री है अनुग्रह नारायण। बिहार विभूति कहा गया है अनुग्रह नारायण सिंह को, और बिहार केसरी कृष्ण, ऐसे ये रिलेट कर लीजिएगा ना, केसरी कृष्ण, बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एशियाई देश लेबनान की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेरूत है। लेबनान की राजधानी कौन है? बेरूत। राजधानी और मुद्रा ये सब आपको याद ही रखना है। बिहार के सारे एग्जाम में क्वेश्चन राजधानी, मुद्रा ये सब से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक है। लेबनान की राजधानी हो गई बेरूत। ये हनोई जो है ये किसकी राजधानी है? वियतनाम की राजधानी है हनोई। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। और यमन की राजधानी है कहाँ? साना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1761 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ था। अब देखिए पानीपत के जो युद्ध हुआ था, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछा जाता है कि ये तीनों युद्ध कब कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ। ये तीनों को एक साथ यहाँ रिवीजन करेंगे, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में, तीसरा 1761 में, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध जो हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछा है, ठीक है, कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और किसके बीच हुआ था? तो हेमू के बीच हुआ था, ये ध्यान रखना है। और तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 1956 में बना था। अच्छा, भारत कब बना था? यूएनओ का सदस्य भारत कब बना? वो 30 अक्टूबर 1945 को बना था भारत, ठीक है। यूएनओ की स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, तो 24 अक्टूबर को ही यूएनओ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक है। और यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसमें कुल कितने देश हैं? 193 देश है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूएनओ का नवीनतम देश कौन सा है? सबसे लास्ट में जो जुड़ा वो है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है सबसे कम जनसंख्या घनत्व। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। सबसे कम साक्षर बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है ये कांडला बंदरगाह का नाम, ठीक है। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो ये है गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। ये याद कैसे रखेंगे कि देखिए गुजरात में क्या आता है? रात, तो रात में कांड हो गया, ठीक है। रात में कांड हो गया, ऐसे रिलेट करके याद रखना है। तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे कि नामकरण से है ना, कि नामकरण यानी कि दीनदयाल बंदरगाह हो गया, कांडला बंदरगाह को कहा गया है। कोलकाता बंदरगाह का नाम क्या रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम रखा गया है? तो नहाबा शोभा बंदरगाह का रखा गया है, ठीक है। नहाबा शोभा बंदरगाह कहाँ है? मुंबई में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? वो है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस से और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? पहले तो गया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में ये सुभाष चंद्र बोस किए थे, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, ये दोनों में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था, ठीक है। अब 23 जनवरी को हुआ ना, तो इसी 23 जनवरी से अब मनाया जाने लगा पराक्रम दिवस। आपसे पूछा जाता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। एक है प्रसिद्ध नारा जो कथन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 300A में है ये संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाकर
अनुच्छेद 300A में रखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखिए अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है मौलिक अधिकार, ये याद रखने से काफ़ी फायदा होता है। कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ जाए, कुछ लंबा क्वेश्चन पूछ दे, उसमें सिर्फ मौलिक अधिकार और अनुच्छेद अगर 12 से 35 के बीच एक ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन में अलग अलग अनुच्छेद है, तो आप जान जाते हैं कि हाँ 12 से 35 के बीच वाला ही आंसर होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है, ठीक है। तो ये भी याद रखना चाहिए। मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना ही मिश्रित कृषि कहलाता है, ठीक है। यानी कि पशुपालन और कृषि एक साथ करता है वो मिश्रित कृषि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक क्या है? ओपेक है क्या मालूम? पेट्रोलियम उत्पाद करने वाला 13 देशों का संगठन है ओपेक। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछा जाता है वियना में है, ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में है, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया ओपेक का सदस्य कौन नहीं है, तो इसका आंसर है केन्या नहीं है। यानी ओपेक का सदस्य वेनेजुएला, अल्जीरिया, नाइजीरिया है। देखिए ओपेक का कुल कितना सदस्य है? 13 है। कौन कौन सा है एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, 6 हुआ। देखिए फिर से सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, ये 6 हुआ। फिर वेनेजुएला, गेबोन, गिनी, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और कांगो, ये 13 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा है, ये गलत है, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, ठीक है। भारत और चीन के बीच की सीमा का नाम क्या है? मेक मोहन रेखा। बाकी ये सब कथन सही है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है, ये सही है। बर्गिज कुरियन जो है भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, ये सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क जो है ये केंद्र सरकार द्वारा वसूली नहीं किया जाता, यानी कि ये राज्य सरकार द्वारा वसूली किया जाता है। और ये जो संपदा शुल्क, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क है, ये केंद्र सरकार द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है महेंद्रगिरी पर्वत जो है ये पूर्वी घाट में स्थित है। आप एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये है झिंडागड़ा। झिंडागड़ा जो है ये है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई है 1690 मीटर और महेंद्रगिरी की ऊंचाई है 1501 मीटर, ठीक है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो वो है अनाईमुड़ी। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संसद के दोनों सदनों की यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त अधिवेशन जो होता है, संयुक्त बैठक होता है अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है एंडीज पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अब एंडीज पर्वत से एक क्वेश्चन ये आता है कि एंडीज पर्वत मालूम क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वत, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछे तो एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एकांकागुआ है ना, एकांकागुआ। अच्छा, रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई अधिनियम 1934 की देश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। अब आरबीआई यहाँ आया, आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है अभी? तो शक्तिकांत दास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? विराट कोहली को मिला है, एम एस धोनी को मिला है, तेंदुलकर जी को मिला है, ये इनको नहीं मिला है, शिखर धवन को नहीं मिला, यानी इसका आंसर हो गया डी। अच्छा, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम अब क्या है? तो इसका नया नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है? करंट अफेयर में याद रखना है आपको। तो ये मिला है शरत कमल अचंता को, ये टेबल टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला जा सकता है? ये मुखिया और उप मुखिया, ये दोनों पर ये लागू होता है। इसका आंसर हो गया सी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मुखिया है और उप मुखिया का जो पद अवधि जो होता है 5 वर्ष होता है, तो प्रथम 2 वर्ष और कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान उस पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुखिया और उप मुखिया ये अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है जिला पंचायती राज अधिकारी को, है ना, जिला पंचायत राज अधिकारी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरपालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 243 के पी से जेड जी तक है, नगरपालिका से संबंधित है। ठीक है, नगरपालिका से संबंधित अनुच्छेद है। नगरपालिका की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो 243 के पी में है। नगरपालिका की परिभाषा दिया है 243 के पी में। ठीक है, देखिए पी क्यू आर ऐसे करके सब में है। ठीक है, तो आपको याद अभी रखना है, 2-3 को याद करवाते हैं। ठीक है, नगरपालिका की परिभाषा है 243 के पी में, नगरपालिका का गठन है 243 के क्यू में। ठीक है, और नगरपालिका की संरचना है 243 के आर में। ठीक है, 243 के आर में है क्या? नगरपालिका की संरचना। ठीक है, अब देखिए पंचायती राज और नगरपालिका से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप जब भी आप पढ़ें, आपको जब भी मिले पंचायती राज तो नगरपालिका को भी साथ में पढ़ें, जब भी मिले नगरपालिका तो पंचायती राज व्यवस्था को भी साथ में पढ़ें, क्योंकि वो दोनों साथ में लागू हुआ था, एक आगे पीछे। ठीक है, जैसे 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगरपालिका को लागू किया गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगरपालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1971 तक रहा था। बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? 1971 में हुआ था। ठीक है, अभी बिहार एसएससी सीजीएल में 2022 में जो हुआ उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बांग्लादेश को आज़ाद देश के रूप में मान्यता किस देश ने दिया? तो भारत ने दिया था। ठीक है, मतलब बांग्लादेश को स्वतंत्र के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता किस देश ने दिया? तो भारत ने दिया था, ये याद रखना है। और बांग्लादेश के वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है, और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है अभी? मोहम्मद शहाबुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राप्ती नदी जो है ना, ये घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन है भारत की? गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? गंगा। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है ना, 25 याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक रुद्र वो एस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है, तो इस मॉडल पर आधारित है कौन सी पंचवर्षीय योजना है? चौथी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मालूम, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पंचवर्षीय योजना से कई क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सारे क्वेश्चन। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61, और तीसरा 1961 से 66। अब यहाँ पर क्या हुआ? 66 से 69 है ना, योजना अवकाश हुआ, यानी कि योजना पंचवर्षीय योजना नहीं था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना अवकाश की अवधि थी, तो 1966 से 69 था। ठीक है, और चौथी पंचवर्षीय योजना फिर हुआ था 1969 से 74। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इस्पात कारखाना है, जैसे कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना, भिलाई लोह इस्पात कारखाना और राउरकेला लोह इस्पात कारखाना, ये जो तीनों कारखाना की स्थापना हुआ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो दुर्गापुर हुआ था
ब्रिटेन के सहयोग से, इसे याद रखना, द्रविड़ है ना, द्रविड़ यानी दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। अब भिलाई हुआ था रूस के सहयोग से, इसे याद रखना भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। और राउर किला हुआ था जर्मनी के सहयोग से, इसे याद रखना है राज यानी राउर किला जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास और खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये होयसल मंदिर समूह है, ये 42वां विश्व धरोहर है स्थल है। ठीक है। ये होयसल मंदिर समूह है कहाँ? ये कर्नाटक के बेलूर में है। ठीक है। अब देखिए इसके पीछे जाइए, 40वां और 41वां ये भी याद रखना है। 40वां कौन सा है विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ? धौलावीरा है, कहाँ है? गुजरात में। और 41वां कौन सा है? शांति निकेतन है, तो वो कहाँ है? वो है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? 1945 में हुआ। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेंडन फ्रेजर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल योह को मिला है ना, मिशेल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिशेल योह है ना, इसको मिला है। ठीक है। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला किस फिल्म के लिए मिला? तो द व्हेल के लिए मिला था। ठीक है। और ऑस्कर पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस फिल्म को दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो उस फिल्म का नाम था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये इस फिल्म को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लिसा को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा से। ठीक है। ये उड़ीसा से लॉन्च किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 में है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो लाडली बहना योजना कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत क्या है कि प्रत्येक जो 21 से लेकर 60 साल की उम्र की जो महिलाएं हैं उन सभी को प्रति माह जो है ना 1000 रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 कि 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम यानी विषय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ठीक है। अब यहाँ स्थापना दिवस आया, बिहार दिवस। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। अब जब भी आपके सामने 22 तारीख का क्वेश्चन आए, 22 अप्रैल चाहे 22 मार्च, तो आपको इससे 4 इंपॉर्टेंट हमेशा रिवाइज कर लेना। जैसे अभी आया 22 मार्च, अब 22 मार्च, अप्रैल, मई, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद कर लेना कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मई को क्या मनाया जाता है। ठीक है। अब पहला नंबर देखिए 22 मार्च को हो गया बिहार दिवस। 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये चारों आपको याद रखना है। फिर से समझिए, 22 मार्च को 2 चीज़ हो गया, बिहार दिवस और जल दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। तो ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, बिहार की स्थापना, बिहार मतलब बीपीएससी में, पिछले बीपीएससी में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि बिहार की स्थापना कब हुआ? तो 1912 में हुआ था। ठीक है। ये याद रखना है कब? 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। ठीक है। क्योंकि ये जो विधान चंद्र राय जी है ना, इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1882 को हुआ। तो 1 जुलाई के ये काफ़ी प्रसिद्ध थे चिकित्सक, और तो इन्हीं के जन्म दिवस पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना में हुआ था। ठीक है। ये ध्यान रखना है। इनको भारत रत्न भी मिला है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते?
तो इसका करेक्ट आंसर है 22 स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में टोटल 61 पदक जीता था। ठीक है, उसमें 22 गोल्ड था और 22 गोल्ड और 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, है ना, कांस्य पदक था। तो टोटल हो गया 61 पदक। ठीक है, अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था बर्मिंघम में। ठीक है, देखिए आपके सामने जब भी राष्ट्रमंडल खेल हो गया, जो बड़े बड़े खेल हैं, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, ओलंपिक खेल हो गया, इस सब का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए ना, तो आप जो हुआ था और अगला कब होगा ये निश्चित रूप से दोनों को याद ही कर लेना है, कहीं से भी खोज के याद कर लेना है। आज जैसे राष्ट्रमंडल खेला है 2022 में, कहाँ हुआ था? ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। 2026 में कहाँ हुआ? तो ये 2026 में होना प्रस्तावित है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले ये मना कर रहे हैं होने से। ठीक है, तो अभी डिसाइड नहीं हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जीके जीएस का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 101 में। 101 में है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी जो है बढ़ेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाकर। तो क्या होगा? अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी, यानी कि 2 और 3 सही है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबको एक साथ रिवीजन करेंगे। सबसे हल्की गैस कौन सा है ये पूछा जाता है, तो हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? तो 3 समस्थानिक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, पृथ्वी मतलब कि सूर्य और तारा में सबसे अधिक, जो सूर्य और तारा का निर्माण हुआ है उसमें सबसे अधिक किस गैस का हुआ है प्रयोग? तो हाइड्रोजन का हुआ है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ही पाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाइड्रोजन की खोज किसने किया? तो कैवेंडिश ने किया था, हेनरी कैवेंडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि यह पोटेशियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। तो इसका हो गया भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया Fe3 प्लस E माइनस और डैश Fe2 प्लस के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Fe3 प्लस और Fe2 प्लस दोनों अम्लीय मूलक कहे जाते हैं, ये गलत है। बाकी जैसे Fe3 अपचयित होता है, ये सही है। Fe की ऑक्सीकृत अवस्था परिवर्तित होता है, ये सही है। और Fe3 प्लस को ऑक्सीक कारक कहा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 है कि तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल गैस तरल के समान व्यवहार कर सकती है, ये गलत है। केवल गैस नहीं बल्कि जो द्रव होता है वो भी क्या है? तरल के समान व्यवहार कर सकता है। इसमें लिखा है गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करता है, नहीं, ठोस नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या है? गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ये सही है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 में है कि COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित होता है COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। डायमंड कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है, ये ध्यान रखना है ना। कौन सा है? क्रिस्टलीय है। कभी कभी पूछा भी जाता है कौन सा क्रिस्टलीय है, कौन सा क्रिस्टलीय। ठीक है, तो डायमंड क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप है। और हीरा की संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है, ये भी ध्यान रखना है, चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है, तो कौन सा निकलता है? अमोनिया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है? फूलों का रंग उड़ा देती है। और जो सल्फर डाइऑक्साइड से क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि अम्ल वर्षा है ना, वो किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर ये अम्ल वर्षा होता है। और कार्बन
जो मोनोऑक्साइड है, इससे क्वेश्चन आता है कि मोटर वाहनों से निकलने वाली सबसे विषैली गैस जो होता है वो कौन होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एक कार्बन क्रेडिट में 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लयन काय की खोज के लिए डुबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। लयन काय क्या है मालूम, लाइसोसोम को हिंदी में लयन काय कहा जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम की खोज किसने किया था, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो डी डुबे ने किया था, ठीक है। और इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1974 में मिला था, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए लाइसोसोम, इसमें 2 सो आ रहा है ना, तो आत्महत्या को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सुसाइड। देखिए इसमें भी सो आ रहा है, सुसाइड लाइसोसोम है ना, ऐसे रिलेट कर लीजिए, सुसाइड लाइसोसोम, तो ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसे ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस को श्वास नली प्रभावित करता है। ब्रोंकाइटिस कहाँ होता है, ये गला में होता है ना, श्वास नली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया प्लाज्मोलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षय रोग किसके कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग को और क्या बोला जाता है, टीबी को ये ना क्षय रोग कहा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि टीबी यानी कि क्षय रोग से बचाव के लिए किस टीका का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा टीका लगाया जाता है, BCG टीका लगाया जाता है, BCG, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ जीवाणु है, जीवाणु की खोज किसने किया, ल्यूवेनहॉक ने किया। विषाणु की खोज किसने किया, तो इवानोवास्की ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त डैश उत्तक का प्रकार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्या है, रक्त संयोजी उत्तक का प्रकार है ना, संयोजी उत्तक है रक्त, ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन याद रखना है। रक्त का pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है, ठीक है। और 7.4 का मतलब क्या हो गया, ये क्षारीय हो गया, ठीक है। 7 से कम होता है तो अम्लीय, 7 के बराबर हो गया तो उदासीन, और 7 से ज़्यादा हो गया यानी क्षारीय हो गया। अच्छा, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग है ना प्लाज्मा होता है, ठीक है। और 45% होता है रक्त कणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पायरोगायरा और प्लेनरिया में डैश होता है, तो इस दोनों में क्या होता है, इसमें होता है पुनर्जनन होता है, ठीक है। अस्पायरोगायरा और प्लेनरिया में पुनर्जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 62% है ना, अकार्बनिक पदार्थ होता है। फिर से समझिए, अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में 62% अकार्बनिक पदार्थ होता है और 38% जो होता है कार्बनिक पदार्थ होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। जो पूछा जाता है कि अस्थि को अस्थि से जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है, लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। लिगामेंट क्या करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, और अस्थि को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, टेंडन, ठीक है। याद रखना है, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है टेंडन, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जीके और साइंस का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। इसके बाद पूरा 150 तक मैथ और रीजनिंग है, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट 3 का पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महामना किसे कहा गया है, तो महामना किसे कहा जाता है, मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है कि कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन सा है, ठीक है। इसका आंसर आप कॉमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।